नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से आज का एजेंडा में मैं हाजिर हूं। आज का एजेंडा है, आपने देखा ही होगा, सीबीआई ईडी। आप शायद समझ नहीं पाए होंगे कि जो मोदी सरकार ने फैसला किया उससे विपक्ष को मिर्ची क्यों लगी, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ नितिन सतपुते जी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो ये दो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे हम एक्चुअली बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में, भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आज का एजेंडा जो मैं आपके सामने अभी लेकर के आ रही हूं उसका मतलब क्या है, ये समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आपको एक ब्रीफली मैं बस इतना सा बता दूं, ये खबर आपको सिर्फ बता दूं कि रविवार को मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई है जिसमें सीबीआई और ईडी के जो निदेशक हैं उनका कार्यकाल 2 साल, जो एट प्रेजेंट 2 साल है, उसको बढ़ाकर 5 साल तक करने की बात कही गई है। बस अब इसी बात को लेकर के हंगामा हो गया है। विपक्ष इसमें यह आरोप लगा रहा है कि ये दरअसल केंद्र जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में सीबीआई और ईडी को लेना चाहती है। ये उसके पीछे की साजिश है। इस बीच आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए भी विपक्ष ये कह रहा है कि शीतकालीन सत्र के महज 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इस तरह का अध्यादेश लाना, ये कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है। तो अब इसे बहुत ही सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, शायद आप लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, खबरों में अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि विपक्ष ये आरोप लगाती रही है जब भी कहीं पे सीबीआई रेड होता है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, तो हमेशा आपने सुना होगा कि भाई ये कहा जाता है कि इसके पीछे केंद्र जो है उसकी साजिश है। और इसी वजह से, और खास करके अगर कोई पॉलिटिशियन के घर में सीबीआई जो है वो जांच के लिए पहुंच जाती है, या सीबीआई इंक्वायरी की बात होती है, या ईडी वहां पर पहुंच जाती है, तो सीधे ये कहा जाता है कि भाई केंद्र जो है उसी के कहने पे ये कार्रवाई हो रही है। तो सीधे सीधे और सरल शब्दों में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं हम दोनों हमारे गेस्ट से। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो खबर सामने आई है उसको आप जरा सरलीकरण करके हमें बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई है। जी सर। जी, देखिए क्या है कि जो आर्टिकल 123 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आर्टिकल 123 के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट को जो है पावर होता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डिनेंस लाना है या उस रूल को बनाना है जो कि जरूरी है उस वक्त, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना साइन कर सकता है और उनके सिग्नेचर के बाद जो है ये अध्यादेश जो है यानी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो जाएगा और वो जो है एक रूल बन जाएगा उस वक्त के लिए। अब जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं कि जो ईडी के जो चीफ हैं या फिर जो सीबीआई के जो चीफ हैं, उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है 2 साल का, उसको जो है 1 ईयर एक्सटेंशन एंड +1+1 ऐसे करके एक जो एक्सटेंशन की बात जो हम लोग सुन रहे हैं वो इसी आर्टिकल 123 के हिसाब से है। और उसका मतलब ये है कि उनका जो टेन्योर है सीबीआई चीफ का और ईडी के चीफ का, उसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि जनरली 2 साल के लिए होता है। और इसको चेंज करने के लिए जैसे मैं बताऊं कि जो सीबीआई जो है वो रेगुलेट होती है दिल्ली पुलिस की जो एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में प्रोविजन है और वो रेगुलेट करता है सीबीआई को। तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। और दूसरा जो हम देख रहे हैं ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को जो देखता है, उसके चीफ को एक्सटेंड किया गया है। वो आता है जो है सीवी एक्ट के हिसाब से, जो कि हम विजिलेंस एक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो उसमें अमेंड किया गया है इस वक्त, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसलिए इस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से जो है इसको जारी किया गया। तो ये बेसिकली जो है वो लीगल पॉइंट है, ठीक है। हालांकि
इसके जी जी बिल्कुल सर, आगे हम आपसे और जानकारी लेंगे इस बारे में। नितिन सतपुते जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम समझाते भी चले, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी मैटर को लेकर डिस्कशन होता है, वो ये ऐसा हो जाता है कि जो गेस्ट हैं और एंकर हैं वही आपस में बात करते रहते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल मैटर क्या हुआ, मुद्दा क्या था। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, इसलिए इसको मैं बीच में ब्रेक कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, सो दैट कि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ही सीधे तरीके से चीज़ों को समझ सके कि ये है क्या, क्योंकि थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटी जुड़ी हुई है, इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी, पहले ही माफ़ी मांग ले रही हूँ कि अगर बीच में मैं रोकूँ तो आपको। तो सर, आपसे नितिन सतपुते जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो अध्यादेश लाया केंद्र सरकार ने, क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत अभी थी? और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इससे पहले, यानी कि मोदी गवर्नमेंट से पहले, इस तरह की चीज़ कभी एक्सटेंशन को लेकर के कोई बात हुई या कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, अभी जो हालात अभी देश में है, और जो आपने देखा होगा मुंबई में जो केंद्र की जो सारी संस्थाएं जो है काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। और आपको शायद याद होगा कि मिस्टर अस्थाना थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे। बिल्कुल, तो पहले एक इशू हुआ था उनके अपॉइंटमेंट को लेकर एक इशू हुआ था और उनको निकाल दिया गया था। तो अभी की जो हालात ऐसे दिख रहे हैं, जैसा आपने भी सही तरह से कहा था, एक केंद्र जो पूरे देश में एक डिक्टेटरशिप के जैसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और ये जो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया है, ताकि पूरे देश में उनका कंट्रोल हो। पूरे देश की जो सारी संस्थाएं, जो सारे पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल पाया जाए। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा गया था सीबीआई को कहा था कि वो पैरेट इन केज केंद्र के। तो ये सीबीआई जो पैरेट इन केज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक कहना था, एक कहा गया था पहले, आप शायद आपको याद भी होगा। जी जी। तो ये सारा केंद्र पूरे देश में अपनी एक सारी जड़ें मजबूत करना चाह रहे हैं, और ये 2 साल का कार्यकाल बढ़ाकर उन्होंने भी 5 साल का कर दिया है। जैसे कि अभी आशुतोष जी ने जो प्रावधान बताए थे, जो अभी अमेंडमेंट किए गए हैं, और ये सब पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और तो एक प्रेसिडेंट एक अध्यादेश ला सकता है, और इसके जरिए ये किया गया है। हालांकि अभी देश में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि ये सब अर्जेंटली एकदम एक ऑर्डिनेंस लाया जाए या कुछ इसमें अमेंडमेंट किया जाए। आपको एक बात इसमें एक प्रावधान बताना चाहता हूँ। पहले सीबीआई की जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 5 है उसके अंदर, तो शायद तो उसके तहत दिल्ली सीबीआई पूरे देश में कहीं पर भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, और लोकल जो स्टेट की जो पुलिस है, उनके विदाउट परमिशन जाके वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। लेकिन अभी स्टेट ने, महाराष्ट्र में, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी उनकी जो परमिशन को खारिज किया गया है, तो महाराष्ट्र से डायरेक्ट अभी सीबीआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, उनको सर ये बिल्कुल, ये महाराष्ट्र में अभी जो ये खबर आई थी, आई थिंक कंगना रनौत वाला जो मैटर आया था, उसके बाद शायद महाराष्ट्र सरकार ने फिर ये कदम उठाया था और ये कहा था कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, सीबीआई आकर के इंक्वायर नहीं कर सकती है स्टेट में। जी जी जी, यहाँ पर ऐसा अध्यादेश पारित हुआ है कि सीबीआई डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और यहाँ पर एक जीआर पास हुआ है, और उनको परमिशन लेना पड़ेगा, लोकल पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जैसा कि एनसीबी जो अभी कार्रवाई हो रही है, समीर वानखेड़े जो अभी एनसीबी में है, तो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो शायद केंद्र के जो ये ऑर्डिनेंस या ये अभी पास होने के बाद शायद लोकल स्टेट जो है अपने अलग अलग राज्य, शायद वो भी अपना अध्यादेश ला सकते हैं कि वो एज पर केंद्र का जो कानून बनता है उसके बाद भी लोकल जो स्टेट है वो भी अपना कानून बना के इस चीजों को रोक सकते हैं। तो अभी देखेंगे आगे कि ये इसकी जरूरत तो कोई जरूरत नहीं थी, तो शायद ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इस बात को कि 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक इनका कार्यकाल क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है, और ये चैलेंज किया सकता है। और 5 साल तक कोई भी व्यक्ति उस पद पर अगर होता है तो वहां पर करप्शन के चार्जेस या डिक्टेटरशिप या कुछ सही तरह से नहीं हो सकता। आपने देखा होगा पुलिस अथॉरिटी जो होती है, उनके कोई भी जो अधिकारी होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है 2 साल से बढ़कर ज्यादा होता नहीं है। 2 साल के बाद उनको ट्रांसफर दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक जगह पर, एक पद पर अगर कायम अगर होता है, तो वहां पर निश्चित तौर से इरेगुलरिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल।
अब आशुतोष जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप भी जो कह रहे थे और अभी सर ने भी जो कहा है, जिस तरह से चीज़ें सामने आई है और ख़ास करके अभी रीसेंट एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरह से इंक्वायरी हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर सामने आई है, राकेश अस्थाना वाला मैटर भी कितना बढ़ा था और किस तरह से वो हाईलाइट हुआ था, ये भी हम सबको ही जानते हैं। ऐसे में अगर हम कहें कि संवैधानिक तौर पर इसे देखा जाए, इस पूरे मैटर को देखा जाए, तो क्या ये सही है ये स्टेप लेना केंद्र सरकार की तरफ से भी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पोस्ट कितने बड़े पोस्ट है और ये जिस तरह से सर ने करप्शन की भी बात कही कि वाकई इसीलिए भी कम रखा जाता है ड्यूरेशन या टर्म इसका, कि करप्शन के केसेस या फिर चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहें। जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि जैसे वानखेड़े जी का आपने नाम लिया, वानखेड़े या फिर अपने अस्थाना, अभी देखिए ऐसा है कि वानखेड़े के ऊपर तो अभी इंक्वायरी चल रही है, कोई ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने गलत किया, सही किया। ठीक है, कुछ जो हमें प्राइमा फेसी कुछ इरेगुलर वे ऑफ वर्किंग दिखा, हो सकता है वो जूनियर स्टाफ भी हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है, बट अभी तक कोई मेजर ऐसा सामने आया नहीं। और जहां तक देखिए डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर हम देखें तो उसके अपने पावर्स हैं और वो अपना काम अपने ढंग से करेगा। ये उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है और वो उसी पावर के हिसाब से काम करना चाहिए उनको, यही एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का और कंट्री का। अब जहां तक वानखेड़े की बात है तो वहां पे तो अभी इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी तो खुद डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है और वो इंक्वायरी जो है अभी चल रही है। और अगर ऐसा होता कि सारा डिपार्टमेंट ही अगर फंक्शन नहीं प्रॉपरली कर रहा है या किसी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर काम कर रहा है, तो फिर हो सकता है इंटरनल इंक्वायरी ही नहीं होती या कुछ आगे बात बढ़ती नहीं। तो वो भी इंक्वायरी का विषय है, अभी इंक्वायरी उस पर चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते और ऐसा कहना कि कोई डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के कहने पे कोई गलत कर रहा है, मुझे लगता है ये भी गलत होगा जब तक कि ऐसा कोई साबित ना हो जाए, कोई ऐसा कोई कॉन्क्रीट कोर्ट का ऑर्डर या कोई ऐसा फाइंडिंग ना मिले। अभी तक तो यही है कि कोई एक डिपार्टमेंट है, अगर उसमें कोई एलिगेशन लगाया गया है और उसके ऊपर अगर इंक्वायरी बिठाई गई है, तो इंक्वायरी बिठाना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि उसका कोई ऑफिसर काम ठीक नहीं कर रहा है और अगर उस पर वो इंक्वायरी बिठा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट गलत कर रहा है या उस पर एलिगेशन है, ऐसा नहीं माना जा सकता। नहीं तो ऐसा कोई इंक्वायरी इनिशिएट ही नहीं करेगा। अब जहां तक गवर्नमेंट के इस डिसीजन का सवाल है, तो देखिए मैं मानता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर किया है कि एक्सेप्शनल केसेस में या रेयर केसेस में जो है एक्सटेंशन होना चाहिए, या फिर ऐसे सिचुएशन पे जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंक्वायरी चल रही हो, पेंडिंग हो, क्योंकि अगर उस ऑफिसर को हम हटाएंगे, सीनियर ऑफिसर को, नए ऑफिसर को लाएंगे, तो उसको जो है पूरे केस को समझने के लिए और ज्यादा वक्त जाएगा और जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है किसी पर्टिकुलर केस का जो चल रहा होगा कंट्री के अंदर, कोई बड़ा केस, उसके अंदर फिर और फर्दर डिले होगा। और जैसा हमने देखा है कि अभी बीच में जो इतना पैंडेमिक रहा और कोरोना भी रहा, उसके अंदर भी हो सकता है कि जो उनके जॉब्स थे, जो उनको काम दिया गया होगा इन टॉप ऑफिसर्स को, हो सकता है वो काम जो है वो पूरा ना हो पाया हो और उनको लगा कि इसके अंदर एक्सटेंशन देने से ये काम को कंप्लीट किया जा सकता है और अगर नए ऑफिसर को लाएंगे तो और ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। तो ऐसे सिचुएशन पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई मना नहीं किया है, आप एक्सटेंशन आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब ये रेयर एक्सेप्शनल केस जो है ये लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई अनलॉफुल काम नहीं किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर देता है गवर्नमेंट को, मुझे लगता है उसी पावर के जो है उसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो है वो तो ये आरोप लगा रहा है कि संविधान को ही पूरा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और ये जो बड़े बड़े पद हैं इस पर एक तरह से नियंत्रण करने की कोशिश है केंद्र सरकार की, ऐसा कर। देखिए ऐसा है कि कानून को तोड़ा मरोड़ा अगर जा रहा है, अगर किसी को भी ऐसा लगता है, अपोजिशन ही नहीं किसी को भी लगता है, तो उसके लिए तो कोर्ट है ही। आप कोर्ट में जाकर के अगर आप ये साबित करते हैं कि तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो ही ये बात आती है। जहां तक मुझे लगता है कि देखिए जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है, हाँ अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन में अगर लगता है कि कोई गड़बड़ी की गई है या उसके पीछे
कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये गलत हुआ है, तो ही जो है कोर्ट इसको, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया तो ये तो नहीं कहा कि आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, ये कहा कि आप एक्सेप्शनल केसेस में, रेयर केसेस में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है या कोई बड़ा कोई इंक्वायरी चल रही हो, किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, सीबीआई ने चार्ज लिया हुआ है या ईडी ने चार्ज लिया हुआ है, और अगर लग रहा है कि इन दैट केस आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, तो मुझे नहीं लगता ये तोड़ना मरोड़ना यहाँ पे जो लॉ है ये विद इन लॉ है। नितिन सतपुते जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे बीच में? जी देखिए, अभी शायद एक न्यूज आ रही है, हमारे एक मित्र है सुप्रीम कोर्ट में, एमएल शर्मा जी, उन्होंने शायद इस अध्यादेश को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी जस्ट देख पा रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला था कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, आशुतोष जी ने सही कहा है, इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये अध्यादेश गलत है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवेंशन कर सकता है, जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है इसके अंदर। और मैं एक, जब करप्शन की बात है, मैं एक बात बोलना चाहता था, जो पीरियड जो होता है 2 साल का और 5 साल का, जो इसमें वजह क्यों है इसके अंदर। आपने ये बॉम्बे में देखा होगा कि यहाँ पर अभी बहुत सारे केसेस, यहाँ के जो पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त थे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस, करप्शन के केसेस दर्ज हुए हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस दर्ज हुए हैं। ये मामला ताजा मामला है। और जो अभी जो कार्डिलिया क्रूज जो मैटर जो हुआ था, जैसा जो समीर वानखेड़े उनके जिन एनसीबी के जनरल डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर भी एक यहाँ पर एक एसआईटी फॉर्म हुई है। और ये करप्शन तो नहीं हुआ क्या ये हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर एसआईटी फॉर्म करके उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की गई है। तो ये करप्शन नहीं करते हैं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं है, ऐसे कोई दूध के धुले नहीं है यहाँ पर। मैं जानता हूँ, मैं करीब से जानता हूँ सभी पुलिस को यहाँ पर, तो कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पर। इनकी संपत्ति की हर एक की जांच की जाएगी तो अरबों में इनकी संपत्ति मिलेगी, इनकी सैलरी जितनी मिलती है इतनी सैलरी मिलेगी। ये सब सारी चीजें, महंगी गाड़ियां, 1-1 करोड़ की गाड़ियां इनके पास होती है। उनकी घड़ी जो 50-50 लाख की जो घड़ी होती है, उनकी सैलरी भी नहीं होती। तो 50 उनको सैलरी कितनी है उनके पास, और उनकी आमदनी कितनी है, उनकी आय कितनी है, और उनका जो खर्चा है, उनका जो प्रॉपर्टी है, वहाँ कहीं पर ये मिल नहीं खाता है दोनों का। तो इसके लिए ये जो प्रोविजन जो बना दिया गया है, ताकि वहां पर वो जगह पे वो व्यक्ति कायम रहकर अपना एक कांटेक्ट नहीं बना पाए, ताकि करप्शन नहीं बढ़ पाया, किसी के साथ ज्यादा मिलजुल ना पाए, इसके लिए प्रावधान बना हुआ है। और ये जो एक्सटेंशन देने का काम, मेरे ख्याल से ये बहुत एक दूरदृष्टि के हिसाब से उन्होंने शायद किया है, ऐसा मुझे लगता है। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें अभी क्या दखल देकर इसमें क्या आदेश पारित करते हैं, ये बहुत जरूरी होगा। और जुडिशियल इंटरफेरेंस ये तो मस्ट है। अभी जो कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर करके इस अध्यादेश को, मेरे हिसाब से इसको सेट असाइड क्रैश करना चाहिए, इस अध्यादेश को रद्द करना, निरस्त करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारे मामले जो है, अभी जो कानून, जो पूरे कानून को, जैसा आपने भी कहा था, एक तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, नए प्रावधान किए जा रहे हैं, नए फार्मर के खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, बहुत सारे कानून ऐसी केंद्र सरकार बना रहे हैं, बहुत सारी चीजों को निकाल रहे हैं, नई चीजों को ला रहे हैं यहाँ पर। तो ये सही नहीं है। हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कहीं पर मुझे लग रहा है कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और जो आर्टिकल्स आए हैं उसमें भी ये कहा है कि वाम दल भी ये कह रहे हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ जो है इसे फौरन निरस्त करना चाहिए, और इसके खिलाफ भी वो आगे जाएंगे, इस बात को आगे वो लेकर के जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक भी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मेरा वैयक्तिक तौर पे मानना है, कोई भी सरकारी अधिकारी 1 साल या 2 साल से ऊपर वो पद पर नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रांसफर होनी चाहिए अलग अलग जगह पे, क्योंकि इसमें करप्शन को बढ़ावा मिलता है, वो अपनी कांटेक्ट बना लेता है। और ऐसे पद पर अगर आदमी 1 साल या 2 साल में हट जाए, तो वहां पर की जो यंत्रणा जो होती है, जो सिस्टम जो होता है, सिस्टम सही तरह से काम कर पाएगा, और वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, ये ब्यूरोक्राट होते हैं, वो सही ढंग से काम करेंगे। आशुतोष जी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? क्योंकि ये पूर्व में अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वाकई मिल जाएंगे कि वाकई जिस लेवल पे यहाँ पर बात हो रही है, निदेशक के लेवल पे, डायरेक्टर के लेवल पे, कि उसका ही कार्यकाल अगर मान लीजिए 5 साल तक अगर वो एक जगह पे है, तो अच्छा खासा टर्म होता है, ये बहुत लंबा पीरियड होता है। वो चाहे वहाँ के उस एरिया के ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर वो जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, वहाँ जान पहचान बढ़ाना और बड़े से बड़े लेवल पर, हालांकि ये हम नहीं कहते कि सभी करप्ट ही होते हैं और सब करप्शन ही करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी, चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पर आप हामी भरेंगे कि नहीं? देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये देखिए दोनों बातें हैं इसके अंदर। नितिन सर, एक सेकंड आशुतोष,
आशुतोष जी जी, से जी। जरा 5 साल का जो पीरियड जो है 5 साल का एक मिनट जी। में आपको जी, 5 जी, साल का बताइए। पीरियड का जो जी, इंटेंशन मैं सरकार जो होती है, सरकार भी 5 साल की होती है और ये चाहते हैं कि इनकी सरकार के साथ इनके जो डायरेक्टर जो होते हैं वो 5 साल बना रहे इनके साथ में। एग्जैक्टली। ठीक है, ये मैं देखिए बताना मैं चाहता हूं। देखिए श्वेता जी, नहीं, मैं इसमें ये कहना विपक्ष तो चाहूंगा। ये कह ही रहा है ना कि देखिए 5 साल की जी, सरकार है, 5 साल तक आप अपने हिसाब से लोगों को रख सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अजम्पशन की बात है, ये हम सिर्फ एक चर्चा के तौर पर चर्चा कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है या वैसा ही हो रहा है। लेकिन जी। आशंकाएं, जाहिर सी बात है, जो विपक्ष उठा रहा है वो आशंकाएं तो अपनी जगह पे वैलिड है ना सर। आशुतोष जी देखिए मैं ये कहूंगा कि ये दोनों बातें हैं। अगर कोई किसी को आप इतने सीनियर ऑफिसर को लाते हैं 2 साल के लिए, तो उसको भी पूरा वक्त नहीं मिलता है सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए। अगर आप ये अज्यूम करके चलिए कि कोई अगर सही ऑफिसर आया है उस पोजीशन पे और वो सही काम करना चाहता है, वो सिस्टम को चेंज करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए 2 साल जो है वो बहुत कम है। उसके अंदर वो क्या क्या जो है अमेंड करेगा, जब तक वो उस पे काम कर पाएगा या उसको बेहतर बना पाएगा, तब तक तो उसका कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। हमने देखा एक बार, याद होगा, ये इलेक्शन कमिश्नर जो आए थे हमारे, एक बार टीएन सेशन, उनका काफी नाम हुआ था हमारे देश में, और उन्होंने काफी ईमानदारी से और काफी बढ़िया काम जो है लोगों ने काफी सराहा था। लेकिन जो है कुछ ही समय बाद उनका जो है कार्यकाल खत्म हो गया, और जो उन्होंने जो एक नया ट्रेंड लाया था, जो नया एक बदलाव लाया था, लोगों में जो एक नया भरोसा आया था, वो कहीं ना कहीं जो है वो खो गया, कहीं गुम हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता, तो ये इसमें दोनों बातें हैं। आपको नहीं लगता आशुतोष जी, देखिए आपने जिनका नाम लिया ना, वो काइंड ऑफ एक संस्था रहे, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर उनको जाना जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लीजिए कि मैं उसी एग्जांपल को कोट कर रही हूं आपको कि आपने जिनका नाम लिया वो एक संस्था रहे, उनको लेकर के मुझे नहीं लगता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी ऐतराज उस समय भी हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि हर कोई वो संस्था नहीं हो सकता है। और अनटिल एंड अनलेस, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी इंक्वायरी ना चल रही हो, कोई ऐसी बात ना चल रही हो, क्योंकि ये जो अध्यादेश लाया गया है, क्या इसमें ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि अगर आप एक्सटेंड भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये कानून बन गया, ठीक है, अगर मान लीजिए, क्या केंद्र सरकार कल को ये बात ट्रांसपेरेंट वे में लोगों के सामने ही, विपक्ष को ही संतुष्ट कर पाएगी, या लोगों के सामने ये बात आ पाएगी कि फल्ला निदेशक का एक्सटेंशन इसलिए और 1 साल किया गया, या इसलिए और दूसरे साल भी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी फल्ला जांच चल रहा है, या फिर वो शायद अभी इनको और वक्त वहां पर देने की जरूरत है, और क्या है क्या नहीं है, टेक्निकलिटीज के साथ ट्रांसपेरेंसी इतनी हो पाएगी? जी, मैं देखिए आपका जो दूसरा एस्पेक्ट था मैं उसी पे जा रहा था कि मान लीजिए कि अगर किसी को लगता है कि कोई ऑफिसर गलत है, या उस पे करप्शन है, या उस पे चार्जेस हैं, या वो गलत पर्सन आया है, या उसका एक्सटेंशन हुआ है जो कि गलत है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, तो देखिए उसके लिए तो कानून है ही। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है, या उस पर कोई करप्शन चार्ज लगाया गया है, या वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसे कोई एलिगेशंस हैं, तो इसके लिए तो इंटरनल इंक्वायरी भी होगी। उसके ऊपर अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कोई ज्यादा प्राइमा फेसी एविडेंस है तो एफआईआर भी होगा। उसके ऊपर तो जो कार्रवाई करनी है की जाएगी। अगर एक्सटेंशन दिया गया है, एक्सटेंशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सारे कानून से ऊपर चले गए, या उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, या उनको रोका नहीं जा सकता, या उनके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर वो अभी तक अगर कोई ऐसा मेजर एलिगेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट में, और हमने देखा भी है कि पैंडेमिक में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, और अब मान लीजिए किसी ऑफिसर ने आधा इन्वेस्टिगेशन कर दिया और हम उसकी जगह कोई दूसरा ले आए, तो उसको समझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत से फिर शुरू से पूरी जो है उसमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है इसको दूर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। नितिन सर, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल नितिन सर, आप जो बात कह रहे थे वही मुझे भी मतलब समाओ मुझे यही सवाल आपसे करने को मजबूर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि उन केसेस में सपोज अगर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वहां पर अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी ही चीज को कानून के तौर पर ले आना,
कि ये कानून ही बन जाए, ये प्रावधान ही बन जाए? इसकी फिर क्या जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि अगर ऐसे आपके पास कुछ है इश्यूज जिसको लेकर आपको एक्सटेंशन देना जरूरी है, आप उसको दे सकते हैं, तो फिर इस अध्यादेश की क्या जरूरत हो गई अभी? सर, नितिन सर। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इस अध्यादेश का कोई जरूरत नहीं था। ये जो अभी अध्यादेश लाया 5 साल का +1 यानी 7 साल, देख लीजिए, मैं आपको, मेरा कहना है ये 7 साल तक, 7 ईयर तक एक डायरेक्टर को रखेंगे। इलेक्शन का पीरियड जो होता है 5 साल का होता है। अगर इलेक्शन नहीं हो पाया तो 6 साल तक खींच सकते हैं, 7 साल तक खींच सकते हैं। तो ये पूरा चाहते हैं कि विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसी एक यंत्रणा, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि उनके डायरेक्टर 5 साल रहे, 6 साल रहे, और जो अगर उनके फेवरेट अगर उनके डायरेक्टर है तो उसको एक्सटेंशन देंगे, 6 साल रखेंगे, 7 साल रखेंगे, और पूरा का पूरा ये पूरा कैप्चर कर लेंगे, और विपक्ष को, विरोधी है उनको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। और ये आपको देखा जाएगा जैसा कि अभी पूरा डिक्टेटर या हुकुमशाही के तौर ये जा रहा है। अभी जो प्रावधान, जो आपने सही कहा, अगर आपको लगता है कि एक कोई इन्वेस्टिगेशन चालू है और वो पीरियड अगर कम मिल रहा है तो उसके बाद उसको एक आदेश पारित करके उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं आशुतोष जी जो ने कहा था कि अगर एक ऑफिसर होगा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अगर वो चला जाएगा तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगा। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ऐसा देखा जाएगा तो हर पुलिस थाने में, हर लोकल पुलिस में, या वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं उनको भी 5 साल से 7 साल तक रखेंगे इसके बाद। लेकिन ये होना असंभव है, और ये होना ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत घातक है, बहुत ही डेंजरस है। ये जो अभी जो ला रहे अध्यादेश, ये देश के लिए बहुत डेंजरस है, और ये जो अध्यादेश है इसको अभी चैलेंज किया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अभी दखल तो देंगे सुप्रीम कोर्ट, और ये गलत है और इसको निरस्त होना चाहिए, क्योंकि ये अध्यादेश के बाद इसका उपयोग करके विरोधी जो होते हैं उनको, विरोधी के ऊपर बहुत सारे केसेस बना के उनको जेल में डाल दिया जा सकता है। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे कि इनका भी 2014 से इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जो अप्रोच रहा है, जो विरोधी पक्ष है उनके खिलाफ जैसा इनका जो चल रहा है, जैसा आपने देखा होगा कांग्रेस के बहुत सारे बड़े लीडर को इन्होंने जेल में डाला था। करप्शन तो बहुत पहले से होते आ रहा था, होते आ रहा है। और जो सरकार में जो अभी जो मंत्री है, जो भी, वो कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन ये सब चाहते हैं कि विरोधी पक्ष खत्म करके एक फुल वन साइड हुकुमशाह के तौर पे ये राज्य यहाँ पर राज्य करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ देखिए आशुतोष जी, यहाँ पे ठीक है, सर ने अपनी बातें कही, लेकिन मुझे लगता है कि ना हम विपक्ष की बात करें ना हम पक्ष की बात करें, क्योंकि जो भी विपक्ष में है वो कभी सत्ता में थे, और जो कभी आज जो सत्ता में है वो कभी विपक्ष में थे। तो ये तो इनका होता ही रहता है। तो हम जो है, हम पार्टी नहीं बन सकते, राइट? हम उसमें पार्टी हो ही नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इतना आपसे समझना चाहती हूँ कि बी इट कोई भी सत्ता में हो, कोई भी विपक्ष में हो, लेकिन इस चीज को ट्रांसपेरेंसी इसमें होना बहुत जरूरी है। इस बात को भी हम समझते हैं, क्योंकि इसमें करप्शन के केसेस और चांसेस जो है वाकई बहुत बढ़ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जी देखिए, मैं ये बोलूंगा कि ये जो किया गया है ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये करने के लिए। लेकिन जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, सर बात तो यही हो रही है ना आशुतोष जी, बात तो यही हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट जब ऑलरेडी कह चुका है, फिर इसकी क्या जरूरत ऐसी आ गई? मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे सातपुते जी ने कहा कि इतना लंबा टेन्योर में करप्शन के चांस बढ़ते हैं सब, तब तो फिर गवर्नमेंट भी 5 साल के लिए क्यों इलेक्शन होना चाहिए? फिर तो हर साल इलेक्शन होना चाहिए, हर साल सरकार बने करप्शन रोकने। देखिए क्या है कि सिर्फ यही अगर होता रहेगा, ये यहाँ से वहां जाएगा, वो यहाँ से आएगा, ट्रांसफर होगा। आप देखिए, एक गवर्नमेंट जब बनता है, जो लोग वोट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से डेमोक्रेसी के तहत एक गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के लिए उसको जो सही लगता है, मैं ये नहीं कहता कि हर गवर्नमेंट जो बन के आती है वो जो डिसीजन लेती है वो सही होता है और हमेशा से ये सही ही होगा, ये मैं इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उस हिसाब से डेमोक्रेसी के तहत अगर कोई सरकार बनती है, उसको मेजोरिटी में अगर आती है, तो देश के लिए क्या सही है या डिपार्टमेंट के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये फैसला करना, ये जो है लोग उसको पावर देते हैं उस गवर्नमेंट को जिसको वो चुन के लाते हैं। और उस गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है
उस प्रोविजन के तहत काम करना होता है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ चुकी। आप मुझे यहीं पे बताइए, नहीं, आप मुझे यहीं पे बताइए कि ठीक है, हमने सरकार को इलेक्ट किया, सरकार आई, अब सरकार जो है कुछ उसमें चेंजेस करना चाह रही है, सपोज ठीक है, संवैधानिक तौर पर ही करना चाह रही है, लेकिन हमें विपक्ष को भी तो सुनना होगा ना, वो भी तो सिस्टम का एक पार्ट है। विपक्ष जब ये कह रहा है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के महज 2 दिन पहले इसका अध्यादेश ले आना, ये कहां तक जायज है? इसको लेकर के डिस्कशन भी हो सकता था, विपक्ष से भी विचार विमर्श लिया जा सकता था, तो इस तरह से करके सरकार क्यों नहीं लाती है चीजों को, जो इतना हो हंगामा बवाली ना हो? हाँ, देखिए अभी तो मेरे ख्याल से जो कार्यकाल था उनका वो 17 नवंबर को खत्म हो रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। और आज जो डेट मुझे लगता है कि 17 तारीख तो ऑलरेडी जा चुका है, और अभी पार्लियामेंट शुरू होने में भी 15, हाँ जी 17 है, और 15 दिन अभी भी बाकी हैं पार्लियामेंट शुरू होने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनको एक बार बाहर निकाल के या उनको ये उस पोस्ट से हटाने के बाद फिर उसको डिस्कस करना, तो पहले ऐसा है कि अगर सरकार के मन में ऐसा विचार था तो पहले ही चर्चा की भी जा सकती थी। नहीं, देखिए अगर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला होता या हो चुका होता या तब ऐसा हो रहा होता, तो मुझे लगता है तब कुछ सोचा जा सकता था, कुछ गलत बात हो सकती थी। बट चूंकि 17 तारीख का डेट है नवंबर का, और साथ में अभी 15 दिन बाकी हैं पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के लिए, तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट को लगा कि एक्सटेंशन जरूरी था, मैंने जैसे पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं। अब ये केस जो है एक्सेप्शनल है या रेयर है, ये तय करना जो है, ये तो फिर वापस कोर्ट का काम हो जाएगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मामला हो जाता है। अभी ये एक्सेप्शनल है नहीं है, ये तय करना, ये तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उसको कोर्ट के अंदर जो दस्तावेज वो दिखाएंगे कोर्ट को, सारे डॉक्यूमेंटेशंस दिखाएंगे या अपना एफिडेविट फाइल करेंगे, हलफनामा देंगे, जिसमें वो सारे चीजों का जो है बातों का ब्यौरा देंगे कि उनको क्यों एक्सटेंशन करना पड़ा, क्या ये एक्सटेंशन जरूरी था, क्या ये एक्सेप्शनल या रेयर मामले में आता है कि नहीं आता है। तो ऑब्वियसली इस पर कोर्ट आगे डिसाइड करेगा। देखिए अभी ये कहना कि ये गलत हुआ है, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा, ये आज की डेट में बोल देना। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई पैरामीटर्स का वायलेशन है। आखिरी कमेंट आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम लॉयर हैं, वकील हैं, कानून को ज्यादा समझते हैं, आम लोगों से भी ज्यादा समझते हैं। कोई चीज अगर गलत हमें लगती है तो हम उसको बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वकीलों को निर्भीड होना चाहिए, फेयरलेसली बात करना चाहिए, हम फेयरलेसली बात करते हैं। अगर हमें लगता है कि सरकार ने ये गलत किया है तो गलत है। मुझे कानून के तौर पे ये जो प्रावधान है गलत लग रहा है। आपको शायद मालूम होगा केशवानंद भारती जजमेंट जब आया था, ये तो केशवानंद भारती जब सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बैठे थे, 13 जजों का जो मामला, 13 जजों ने मामला ये चलाया था, तो उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस वक्त की सरकार क्या क्या कर रही थी, क्या क्या कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या उन्होंने अमेंडमेंट किए थे, वो सारे अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए थे क्योंकि वो गलत था। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करके उसमें चेंजेस किए थे, अमेंडमेंट किए थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सारे जो अमेंडमेंट को खारिज करके कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट में कहा है। और ये लैंडमार्क जजमेंट है, तो ये लैंडमार्क जजमेंट अभी सभी को लागू होता है। जो बेसिक प्रावधान, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये देश को, डेमोक्रेसी को कोई चीज, अगर कोई प्रावधान या कोई कानून अगर हानि पहुंचाने वाला होगा तो उसको पारित नहीं होना अच्छा है। अगर पारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल करके इसको निरस्त करना बहुत जरूरी है। तो ये जो कानून के जानकार होने के बाद जब हमें जो चीजें लगती है गलत है तो गलत है, तो इसके लिए कोर्ट का जो दखल है तो बहुत जरूरी है इसके अंदर। चलिए एक आखिरी कमेंट आपसे, आशुतोष जी क्या कहेंगे? देखिए मैं फिर से यही कहूंगा कि ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज होगा ये कहना कि ये डिसीजन गलत लिया गया है या सही लिया गया है। मुझे नहीं लगता कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, आर्टिकल जो मैंने आपको बताया वो हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, कहीं से कोई वायलेशन अभी फिलहाल नहीं दिखता है। हालांकि आगे कोर्ट तय करेगा, अगर ये मामला वापस कोर्ट में जाता है कि ये एक्सेप्शनल केस नहीं है या रेयर केस नहीं है,
उसके बावजूद भी एक्सटेंशन दिया गया या एक्सटेंशन ये गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली कोर्ट इसमें तय करेगा कि एक्सटेंशन सही है या गलत है। हाँ, आज की डेट में ये कहना कि कोई लॉ को वायलेट किया गया या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया गया है, ये मैं नहीं मानता, ये गलत होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोविजन है, आप इसे इस तरीके से रख रहे हैं कि ये प्रोविजन चूंकि है कानून के अंतर्गत, ये आता है, सरकार की तरफ से ये स्टेप लिया गया है, एंड अल्टीमेटली जो है ठीक है, देखा जाएगा कि आगे अगर सुप्रीम कोर्ट को इसको गलत लगता है तो फिर उसे निरस्त किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? ऐड करना चाहता हूं इसमें। देखिए, ये कानून अभी ये प्रीमेच्योर स्टेज नहीं है, क्योंकि ये जो कानून, अगर मैं उससे आहत हुआ हूँ, अगर मुझे आई फील एग्रीड, अगर मुझे लगता है कि मैं एग्रीड हूँ और मुझे लगता है कि ये कानून गलत है, तो मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा और मैं जाऊंगा और कानून को निरस्त करूंगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये गलत है। तो ये प्रीमेच्योर अपना अपना एक इंडिविजुअल हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रीमेच्योर है क्या नहीं है। तो अभी जैसा कि एमएल शर्मा जी ने अभी इस अध्यादेश को अभी चैलेंज किया, आज ही चैलेंज फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी लगता है कि शायद ये कानून गलत है और ये अपना मानना है। मुझे लगता है कि मैं एग्रीड हूँ, इस कानून के बाद मेरा कोई अधिकार का हनन होने वाला है या हनन हुआ है, वैयक्तिक अधिकार जो होते हैं उसका हनन हो गया। इसके लिए मुझे लगता है, शायद आशुतोष जी को नहीं लगता होगा, लेकिन हमें लगता है, या जो भारत की जनता है शायद उन्हें भी लगेगा कि अगर उनको ये आज इस कानून की वजह से आहत हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, इसको चैलेंज कर सकते, और मुझे लगता है तो मैं डेफिनेटली मैं भी जाऊंगा कोर्ट में। बिल्कुल। तो ये और वैसे भी सर देखिए, हमारा सिस्टम जो है वो लोकतांत्रिक है, हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा हक है और अपनी राय वो यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। और हम जो है, यानी कि जो मीडिया है, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसी चीज़ को एक साथ रखने की। एक तरफ सतपुते सर जो है वो कह रहे हैं वो सहमत नहीं है, वो भी अपनी राय रख रहे हैं, उसके पीछे दलीलें भी दे रहे हैं कि आखिर क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष जी है, वो भी अपनी राय रख रहे हैं। तो देखिए, इससे सुंदर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है लोकतांत्रिक सिस्टम का हमारे। चलिए, इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच सर, आशुतोष जी और नितिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज का एजेंडा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको आज का एजेंडा अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं उसमें और कुछ एडअप होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जा करके जरूर लिखें। और साथ ही साथ जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर प्रोग्राम में जो जुड़ते हैं, उनसे अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस दिन के टॉपिक से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके उसके बारे में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को आपके नाम के साथ, आपके शहर के साथ हम लें, और जो हमारे मेहमान उस दिन जुड़े हुए हैं उनसे हम सवाल करें। फिलहाल धन्यवाद बहुत बहुत, और हैव अ गुड डे।